हेलो दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग पहले 1 से लेकर के 344 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम लोग 345 से देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जीके जीएस का तैयारी कराया जाएगा। चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है तो कौन सी हड्डी है? तो जबड़े की हड्डी है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, ये जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर यानी जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है हीमोग्लोबिन यौगिक है तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रुधिर का तरल भाग है तो रुधिर का तरल भाग क्या है? तो प्लाज्मा है। रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है या प्लाविका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बोल रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। यानी कि रेबीज किससे संबंधित है? तो कुत्ते के काटने से। जो रेबीज है यानी कि हाइड्रोफोबिया, ये कुत्ते के काटने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी संबंधित है तो वायरोलॉजी जो है वो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो वायरोलॉजी जो है वो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो जो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग है वो आँख से संबंधित है। यानी कि आँख में होने वाला बीमारी है कौन? तो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा। अगला क्वेश्चन है कि खून का थक्का नहीं जमना तो खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? तो ये हीमोफीलिया के कारण होता है। जो हीमोफीलिया रोग होता है उसके कारण, और विटामिन के कारण होता है। विटामिन के कारण भी क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है तो प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का है। किसका है? तो मलेरिया रोग का। यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी है तो ये मलेरिया रोग का है। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो जड़ का रूपांतरण का उदाहरण क्या क्या है? तो ये है मूली है, गाजर है और शकरकंद है। यानी कि मूली, गाजर और शकरकंद जो है वो जड़ों का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बोल रहा है तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो तना का रूपांतरण कौन कौन है? तो आलू है, अदरक है और प्याज है। तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन है? तो आलू, अदरक और प्याज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है तो कितना? तो 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो कितना, किसके कारण होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो किसके द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, कौकों का अध्ययन कहलाता है तो कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और
फॉस्फोरस पाया जाता है। तो हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर बोल दे कि मानव में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी। अगर जोड़ी बोलेगा तो 23 जोड़ी, और संख्या बोलेगा तो 46 गो। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? जो इंसुलिन होता है वो शरीर में कहाँ बनता है? तो अग्न्याशय में बनता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्न्याशय में बनती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन है, जठररस में पाया जाता है। तो जठररस में क्या पाया जाता है? जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl पाया जाता है। जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो HCl है, HCl पाया जाता है जठररस में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो ये नेटल है। कौन है? नेटल। यानी कि नेटल को छूने से क्या होता है? हाथों में खुजली होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय जो होता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो CPU में। कहाँ होता है? तो CPU में। ये बोल रहा है कि यह अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? तो अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको CPU एवं मेन मेमोरी रैम के मध्य लाया जाता है। ये बोल रहा है कि CPU जो है वो कंप्यूटर का कैश मेमोरी में स्थित होता है, और यह अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है, जिसको CPU एवं मेन मेमोरी रैम के मध्य लगाया जाता है। किसको? तो CPU को। अगला क्वेश्चन है, बजट की अनुच्छेद में वर्णित है। जो बजट है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णित है। जो बजट है, बजट अनुच्छेद 112 में वर्णित है। ये वार्षिक वित्तीय वितरण है। क्या है? तो वार्षिक वित्तीय वितरण है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो जो प्रथम गोलपाल विधेयक था वो 1968 में प्रस्तुत किया गया। यानी कि प्रथम गोलपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 1968 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो कितना है? तो 18 वर्ष है। ये पहले कितना था? तो ये पहले था 21 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष था, लेकिन इसको क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया? इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? तो 18 वर्ष है। पहले कितना था? तो 21 वर्ष है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में। इसका बोल देगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 में वर्णित है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो ये मद्रास के थे। कितना थे? तो 49 थे। यानी कि बोल रहा है ये कि 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो ये मद्रास रियासत के थे। और कितना थे? तो 49 थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम
कब पारित हुआ? तो जो राष्ट्रीय अधिनियम जो था, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो था वो 18 अक्टूबर 2010 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2010 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद कितना है? ये अनुच्छेद 326 है। कितना है? अनुच्छेद 326 कितना है? तो अनुच्छेद 326 में किया गया है। यानी कि जो व्यक्ति है उसको मत देने का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 326 में वर्णित है कि हाँ, जो भी व्यक्ति है वो अपना मत जाके दे सकता है। किस में? तो किस में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। यानी कि राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक के थे पाल राजा धर्मपाल थे। यानी कि पाल के राजा धर्मपाल थे। जो धर्मपाल थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन? तो धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के लेखक किसका? तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब उल हिंद के लेखक थे ये अल बरूनी थे। कौन थे? तो अल बरूनी। जो अल बरूनी थे वो किताब उल हिंद के लेखक थे। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो ये अल बरूनी थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का स्थान, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यानी कि नेपाल के लुम्बिनी गांव में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। किनका? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो ये मिथिला क्षेत्र बिहार में है। कहाँ है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में है। यानी कि मधुबनी चित्रकला जो पेंटिंग है किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बिहार में प्रचलित है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था? ये जो स्तूप है, तो स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो ये पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। यानी कि स्तूप का निर्माण पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के उद्देश्य से करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि आगरा नगर किसने बनवाया था? तो जो आगरा है, तो आगरा ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था 1504 ईस्वी में। आगरा नगर किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1504 ईस्वी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो जो होयसल राजवंश था उसका राजधानी द्वार समुद्र था। कहाँ था? तो द्वार समुद्र था। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये अपना राजधानी क्या किया था? अपना राजधानी ये दिल्ली से क्या किया था? दौलताबाद स्थानांतरित किया था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है वो शैल चित्रों और शैलश्रय के लिए प्रचलित है या प्रसिद्ध है। कौन? तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्रों और शैलश्रेयों के लिए प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? जो कालबेलिया है वो राजस्थान का नृत्य है। कौन? तो कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो ये राजस्थान का नृत्य है। अगला क्वेश्चन अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर था वो अंतिम मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन कार्ले बुद्धा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कार्ले जो बुद्धा गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के पावापुरी में है, पुरी जिला में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन
बंदरगाह का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बंदरगाह का वैज्ञानिक नाम जो है वो फाइकल बेंगालेसिस है। बंदरगाह का बंदरगद, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखा है बरगद का वैज्ञानिक नाम। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस है। अगला क्वेश्चन, जल का हिमांक बिंदु यानी कि केल्विन में होता है। तो जो जल का हिमांक बिंदु है वो कितना होता है केल्विन में? तो ये 273.15 केल्विन होता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है केल्विन में? तो ये 273.15 केल्विन होता है। बोला मीथेन का सूत्र कितना होता है? तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में। यानी कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थित या स्थापित हुआ है? तो यह है तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि तन्यता किसका गुणधर्म है? तो जो तन्यता है, तन्यता धातु का गुणधर्म है। किसका है? तो तन्यता धातु का गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.4। मानव शरीर का pH मान 7.3 से 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड है? तो ये ऑपरेशन शक्ति। जो द्वितीय परमाणु परीक्षण है इसका कोड क्या है? तो ऑपरेशन शक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो हेपेटाइटिस रोग विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। और बोल रहा है कि दूषित भोजन से, और दूषित भोजन पानी के कारण होता है। दूषित भोजन और पानी के कारण क्या होता है? तो हेपेटाइटिस होता है। किसके लिए होता है? मुख्य ये विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है और दूषित भोजन और पानी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? जो फूल गोभी है वो द्विलिंगी है या वंध्य पुष्प है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी जो है वो द्विलिंगी या वंध्य पुष्प है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में ग्रहण किया जाता है डाटा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो ये जड़त्व के नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? तो 22। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? तो 22 गो है। बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य में प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो ये अशोक ने लिखवाया था। यानी कि किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य में प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो ये अशोक ने लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में है। ये जो है कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो ये नादिर शाह, जो नादिर शाह था ना, तो इसने ले गया था। यानी कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो ये नादिर शाह ईरान के शासक था। जो नादिर शाह था वो ईरान का शासक था और ये 1739 में ले गया था अपने साथ प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। कौन? तो नादिर शाह। कब ले गया था? तो ये 1739 में ले गया था। और कहाँ का शासक था? तो ईरान के शासक था। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो इब्न बतूता था जो मोरक्को का था नागरिक। कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था। कौन? तो इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो भगोरिया त्यौहार है वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भील जाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भील जाति द्वारा मनाया जाता है भगोरिया त्यौहार। अगला क्वेश्चन है कि किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो ये भीमबेटका के मंदिर में मिले हैं। कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश है। भीमबेटका की जो पहाड़ी है, भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में। यानी कि ये बोल रहा है कि किस गुफा में मध्यकालीन चित्रकारी
मध्य पाषाण काल कालीन चित्रकारी के साक्ष्य है वो भीमबेटका मिला जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो ये जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई ये राखल दास बनर्जी के समय 1921 में शुरू किया गया था। यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी के समय में 1921 ईस्वी में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो माधुरी है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यानी कि माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश ने करवाया था। कहाँ? तो तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चोल वंश ने करवाया था। कहाँ? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल में मिले मनके किसके बने हुए थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिली थे मनके किसके बने हुए थे? तो ये एस्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर का बना था। किसका बना था? तो एस्टेराइट और कार्नेलिया पत्थर का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिली मनके किसके बने हुए थे? तो ये एस्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? यानी कि भारत का जो संविधान था ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। और बोले कि भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत हुआ था और ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया संविधान को। और ये भी पूछेगा कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो ये मार्लो मिंटो सुधार किया था। कब? तो 1909 ईस्वी में। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो मार्लो मिंटो सुधार किया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद जो 76 है वो भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? तो ये धारा 144 के तहत बोल रहा है कि सीआरपीसी की तहत धारा के किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकता है? तो धारा 144 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 व 24 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। किसमें? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश में। यानी कि आंध्र प्रदेश में 2019 में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो, यदि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का भी सीट रिक्त हो, तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लोक सेवा नहीं बन सकता है। कौन? तो संसद जो है, संसद
ये बोल रहा है कि एक लोक सेवा नहीं बन सकता है तो संसद एमपी, जो एमपी होता है वो लोक सेवा सेवक नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितनी होनी चाहिए, तो ये 6 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 6 वर्ष। क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितनी हो सकती है, तो ये 6 माह हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नाथ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यानी कि बोल रहा है कि ब्रिटेन के पीएम, जो ब्रिटेन के पीएम मतलब प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नाथ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 112 में वर्णित है। किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय थे 7। और पूछ देगा कि संविधान वर्तमान में मौलिक जो ये तो था कि संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय 7 था, लेकिन अब कितना है वर्तमान में, तो वर्तमान में पूछ देगा तो 6 है। और एक कौन हटाया गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और इसको रीगल राइट में डाल दिया गया है, वैधानिक में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया इसको, किसको, संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, यानी कि जो अनुच्छेद 143 है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह द्वारा का संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो ये है EWS आरक्षण से। किससे है, तो EWS आरक्षण से है। यानी कि स्वर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण है। यानी कि EWS जो है इसमें कितना आरक्षण दिया जाएगा, तो 10% आरक्षण दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, तो ये स्वर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था, तो ये 5 अगस्त 2019 में पेश किया गया था। यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये पवन कुमार चामलिंग है। जो पवन कुमार चामलिंग है ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। ये 5 बार यानी कि 24 वर्ष लगभग सिक्किम में कहाँ रहे थे, तो ये सिक्किम में रहे थे। कितना, तो लगभग 24 वर्ष। ये 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि सबसे अधिक समय तक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं, तो पवन कुमार चामलिंग। और कहाँ पे, तो ये सिक्किम में। कितना वर्ष, तो 24 वर्ष। कितना बार, तो 5 बार। अगला क्वेश्चन, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदली बदली हुई थी, तो ये 100वीं संशोधन में हुई थी। 100वीं संविधान संशोधन 2015 में भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदली बदली हुई थी। कौन संशोधन में, तो 100वीं संशोधन में। कब, तो 2015 में। अगला क्वेश्चन, 59वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है, तो ये दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा से संबंधित है। जो 69वां संविधान संशोधन है
69वां संविधान संशोधन 1991 जो है वो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार बने। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार बने। बोल रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? तो ये संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार से क्या किया गया? इसको हटा करके 300A में रख दिया गया इसको। अगला क्वेश्चन है कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है? जो कोंकणी है, कोंकणी वो किस राज्य में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है गोवा में। जो कोंकणी है गोवा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में। और किसके किसी बीच हुआ था? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जिसमें विजय कौन हुआ था? तो जिसमें विजय हुआ था अकबर, और पराजित कौन हुआ था? तो ये हेमू पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो जो पटचित्र चित्रकला है वो उड़ीसा का है। पटचित्र चित्रकला शैली कहाँ किस राज्य की है? तो उड़ीसा की है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? तो जो चौसा का युद्ध था वो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। अगला क्वेश्चन जातक कथाओं का संबंध है। तो जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। अगला क्वेश्चन खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ का स्थापना कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ का स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद जो है वो बीजापुर कर्नाटक में है। गोल गुंबद कहाँ है? तो बीजापुर कर्नाटक में है। गोल गुंबद कहाँ है? तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। अगला क्वेश्चन दास वंश का संस्थापक। तो दास वंश का संस्थापक कौन है? तो दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। दास वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला क्वेश्चन कौन है? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान